मनुस्मृति को लागू करेंगे। और आज सूचना की स्थिति ये है, सूचना क्रांति हो जाने के बाद भी, कि लोगों के पास सही सूचना नहीं है। मनुस्मृति को लेकर के लोग समझते हैं कि मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ है, जबकि मनुस्मृति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। समाज के भीतर जो जात पात है, उस जात पात को कैसे बना करके रखा जाए, इसीलिए मनुस्मृति लिखी गई है। और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि इस देश में जिनको हम दलित कहते हैं, मनुस्मृति में उनको शूद्र कहा गया है। शूद्र और महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है, ये साफ साफ लिखा गया है। उनका काम है कि वो बाकी समाज के जो लोग हैं उनका सेवा करें। और वह जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहा गया है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मणों के पास होगा, सारा अधिकार ब्राह्मणों के पास होगा, बाकी सभी जातियों का काम है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये मनुस्मृति साफ साफ इस देश के जो मुट्ठी भर अमीर हैं, जो मुट्ठी भर तथाकथित ब्राह्मण जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, उनके अलावे तमाम जातियों और तमाम धर्मों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ है ये मनुस्मृति। इस बात को लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये बात नहीं समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो किताब लिखे हैं, आई डोंट नो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, डिग्री वाली बात तो आज तक बताया नहीं, तो किताब भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कौन जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है, उससे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहाँ से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पे बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है, मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूँ। भोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं कि ये तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है, तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद में भी अभी गए थे, ये जाने की क्या ज़रूरत है? सुबह उठें और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर, मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का। फिर जो है बारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आ गए हमारे नीरव मोदी जी, वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए। उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार। आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया। और आपकी हालत वैसे ही हो गई है जैसे मॉब लिंचिंग के वक्त हुई थी। अब कोई खबर आता है तो आप उसको अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, अखबार के पन्ने पलट करके आप आगे बढ़ जाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि गाय के नाम पे एक इंसान को मार दिया गया है। आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं कि आपका पैसा लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं। ये बात आप सोच नहीं पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 10 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक जो हैं, बहुत सारे बैंकों को ये मालूम नहीं है कि उनके सारे के सारे कस्टमर यदि उनके बैंक के बाहर लाइन लगा दें तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अपने सारे खाता धारकों को उनका पैसा वापस करने के लिए पैसा इनके पास नहीं बचा है। और इस देश की हकीकत क्या है कि जो सबसे कमज़ोर लोग हैं, यह जो समाज की संरचना है, इसकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद को आप समझिए कि ऊपर का जो मंजिल होता है वो सबको दिखाई देता है, मकान का जो बुनियाद होता है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। लेकिन मकान यदि डिसबैलेंस हो जाए, उस डिसबैलेंस होने के चलते, असंतुलन के चलते सबसे ज़्यादा भार किसके ऊपर पड़ेगा? वो बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा भार पड़ेगा। यह जो इनइक्वलिटी है समाज की, यह जो लूट है, उसका असर आपको समाज के जो सबसे मार्जिनलाइज तबके के लोग हैं
उनके ऊपर आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है। और एक एक करके मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आप कोई भी हो, आप मान लीजिए एक्स डीजीपी हैं, आप एक्स एमपी हैं, एडिटर हैं, आप नेता हैं, आम जनता हैं, पत्रकार बंधु हैं। किसान अगर आपके लिए अनाज नहीं पैदा करेगा तो आप क्या खाएंगे? जो सबसे बुनियादी तबका है समाज का, और किसानों की हालत क्या है? एक साल में 12,000, ये नंबर नहीं है, 12,000 इंसान आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो किसान हैं, इनको कहते हैं कि इनका आय हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे ये नहीं पता है, बस बोल देंगे, जनता मान लेगी, जनता मान ही लेती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जनता ने मान लिया, आय दोगुनी कर देंगे। और इनको जो बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आप मजदूरों की हालत देख लीजिए, मजदूरों को आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है। उनको उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उनको जो है पीएफ नहीं है, उनको ईएसआई नहीं है, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है, उनका पेंशन खत्म किया जा चुका है। एक एक करके इस देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है। और यह सब कुछ हमारे आंख के सामने में हो रहा है। पीएम पेटीएम बन जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। बीएसएनएल को बेच करके मोदी जी जियो करने लगते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। ये हमको देखना चाहिए कि क्या है मेक इन इंडिया की सच्चाई, क्या है इस देश के भीतर स्किल इंडिया की सच्चाई। एक एक बात को हमको समझना चाहिए। आपको जियो का प्रचार करने के लिए फुर्सत है, बीएसएनएल का प्रचार करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले किसने सिम लॉन्च किया था? बीएसएनएल ने लॉन्च किया था। एमपी साहब को याद होगा कि एमपी कोटे से लोग सिम लिया करते थे। जैसे पहले एमपी कोटे से लोग एलपीजी का कनेक्शन लिया करते थे। जब देश तरक्की करती है तो सबको सिम मिला और सबको एलपीजी मिला। जो अच्छा होता है वो प्रधानमंत्री की वजह से होता है, और जो बुरा होता है वो नेहरू जी की वजह से होता है। ये साबित करना चाहते हैं। और बीएसएनएल ने सबसे पहले 3G लागू किया था। 3G के बाद बीएसएनएल चाहती तो 4G और 6G भी लागू कर सकती थी। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 4G जो जियो के द्वारा लागू किया गया है वो बीएसएनएल की बदौलत लागू किया गया है। बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करके लागू किया गया है। और ये जो 4G है, ये जियो के द्वारा जो दिया जाने वाला 4G है, ये 2G से भी बहुत बड़ा स्कैम है। इस बात को आप समझ लीजिए। उसमें सिर्फ स्पेक्ट्रम बांटे गए थे, इसमें जो है पूरा का पूरा जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को जियो को रेंट आउट कर दिया गया है। और यह जो लूट है, उस लूट के पीछे जो मानसिकता है, उस मानसिकता को समझिए। आज के समय में जो कॉरपोरेट लूट चल रहा है, उस लूट के बारे में एक बात कही जाती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। और ये सोशलाइजेशन ऑफ लॉस क्या होता है कि माल्या साहब जो 9,000 करोड़ लेकर के भागे हैं वो आपके खाते से काटा जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग बैंक में खाता होगा, इस बात को वो जानते होंगे कि अचानक से उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि 150 रुपया उनका काट लिया गया है। किस बात के लिए काट लिया गया है वो उनको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब कहा गया कि सबको जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलना चाहिए तो लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाया। पहले कहे कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद बोले कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कीजिएगा तो आपसे फाइन वसूला जाएगा। और एसबीआई की हालत यह है कि उसको जितना मुनाफा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा उसने फाइन में वसूल लिया है। ये सच्चाई है। ये जो लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, इस देश के जनता के आम लोगों का टैक्स का पैसा है। ये बात हमको समझना चाहिए। और ये जो इतनी बड़ी लूट चल रही है हर एक सेक्टर में, जिस तरीके से रेलवे के स्टेशन बेचे जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का लगातार बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ का लगातार बजट कम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान भारत का ये इतना बड़ा एग्जाम्पल दिए हैं, एक व्यक्ति पे ये 44 रुपया खर्च कर रहे हैं। 44 रुपया में ठीक से आप पैरासीटामोल भी नहीं खरीद पाइएगा अपने पूरे परिवार के लिए। और ये कहते हैं कि हम आपको जो है स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। हकीकत
ये है कि ये कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए ना कि जब आप मेक इन इंडिया का नारा दिए हैं तो राफेल का टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, एक प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया? ये सवाल